हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोगों ने ये जो इंटरनेट पे मॉडल पेपर डाला गया था उसका फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन बना चुके थे। उसमें से एक क्वेश्चन था जो कि हमारा था 35 नंबर, ठीक ना। उसमें कुछ एरर था, कुछ गलती था, ठीक है। उसको क्लियर कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 क्या था? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में, ठीक है, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल समझ रहे हो, ठीक है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? घटती है। तो हम यहाँ दोनों चीज लिख दिए, देख लो। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। दोनों काम लिखे हैं। तो यहाँ लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो क्या होगा? त्रिज्या घटेगा। और जब टॉप से बॉटम यानी ऊपर से जब नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा? क्या चीज बढ़ेगा? परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? घटता है। कहाँ से? बाएं से दाएं जाने पर। यही क्वेश्चन में लिख देता है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, तो तब लिखेंगे हम लोग बढ़ता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगले प्रश्न में जाते हैं। अब यहाँ देख लो 52 नंबर क्वेश्चन तक, 51 तक हम लोग देख चुके थे। 52 में क्या कह रहा है? एल्काइन कौन है? एल्काइन, आइन बताए थे। इन, एन, एन, इन और आइन, ठीक है। एन था सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध में क्या था? इन और त्रिबंध में था आयन। यहाँ पर क्या है? हम यहाँ कुछ बताना चाह रहे थे। देख लो कि कार्बन क्या कर रहा है। कार्बन के पास कितना परमाणु है? 6 परमाणु है। पूछ सकता है कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, तो 6। कार्बन का में प्रोटॉन का संख्या कितना है? वो भी 6 हो गया। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना? तो 6 ही हो गया। क्यों होता है? क्योंकि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। कार्बन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो इसको भर देंगे। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 4। अब देखो कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इसको चाहिए, है ना। तो ये क्या करता है? समझौता करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कार्बन 4 चीज से बंध बना सकता है, ठीक है ना। 4 किसी और चीज से अभिक्रिया कर सकता है। अब देख लो आगे। यहाँ पर हमने क्या किया? एल्काइन को दिखाया। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। अब कैसे समझे? देखो एल्काइन में क्या है? समझ गए कि 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ना। ऑप्शन में देख लो क्या क्या है? C2H2 है, C2H6 है, ठीक है ना। और CH4 है, उसके बाद C2H4 है। तो बच्चा कैसे याद करेगा? रटेगा तो भुला जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देख लो जब एल्काइन है तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। किसके किसके बीच में? तो कार्बन कार्बन के बीच में। तो C नंबर तो गया। कहोगे कैसे गया सर? तो C नंबर इसीलिए गया, CH4 का सूत्र जानता होगा तू लोग, ठीक है। देखो C है, इसमें 4 हाइड्रोजन लगा देंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड में 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो वहां पर CH4 हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मीथेन। 2 कार्बन है तो इथेन, ठीक है ना। अब देखते हैं 2 कार्बन 3 ऑप्शन में, A नंबर में है, B नंबर में है, C नंबर में है कि नहीं। अब क्या करोगे? तो हमको यहाँ आयन लगा हुआ है, तो कार्बन और कार्बन के बीच क्या किया? आंख बंद करके 3 बॉन्ड लगा दिया, है ना। अब देखो पहला नंबर कार्बन में, ठीक है, पहला नंबर कार्बन में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड उधर जुड़ा हुआ है। इसके पास कितना बच गया? 1 बच गया, क्योंकि कार्बन के पास कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 टोटल। तो कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। कैसे पता चला क्वेश्चन से? तो यहाँ लिखा हुआ है एल्काइन, आयन में 3 बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड दिखा दिए, तो बचा इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए। दूसरे कार्बन में भी वही सेम है, दूसरा कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो 1 बचा उसके पास। तो क्या होगा? वह भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, तो यानी क्या लिखेंगे इसको? C2H2। कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 2। ये क्या हो गया? हमारा एल्काइन हो गया। तो ऑप्शन नंबर A सही हो गया, ठीक है। मतलब हम क्या किया? स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्चर बनाए तो मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। अब बोल देता यहीं पर एल्कीन का बताओ कौन होगा। तो एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए, लगाए ना। तो जब डबल बॉन्ड लगाए कार्बन कार्बन के बीच, तो इस पहला वाला कार्बन के पास और कितना बचा? इधर 2 बना रहा है तो 2 और बचा, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक बॉन्ड बना के। फिर दूसरे कार्बन में भी सेम कंडीशन, वह भी 2 डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, 2 और बचा उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ लिया, यानी क्या हो गया? C2H4 हो गया, ठीक है। हम ऐसा करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाता? C2H4 D नंबर। किसके लिए? एल्कीन के लिए। यदि तुमको एल्केन रहता तब क्या करते? एल्केन तो तब तो हो जाता कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड लगा है? 1 बॉन्ड। तो यानी इसके पास 3 बचा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। दूसरे कार्बन के पास भी 3 ठो बचा हुआ था इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यानी कि क्या हो गया? C2H6 हो गया। C2H6 किसका सूत्र हो गया? एल्केन का, ठीक है।
एन लगा हुआ, इसीलिए सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर इन लगा हुआ था, डबल बॉन्ड, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था तो आइन लगेगा, तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में यदि एल्किन भी रहा तो हम खोज लेंगे ना, इन लगा रहेगा तो हम डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा के स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर जो आंसर आएगा तो वो लिख देंगे। देखो यहाँ पर आंसर है, कार्बन 2 था तो C2 लिखे, हाइड्रोजन 4 जुड़ा तो H4 लिख दिया। इस तरह से हम लोग क्लियर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। अभी अभी देखे यहाँ पर एल्केन को C2H6 बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसको क्या बोले? एल्केन बोल दिए, दूसरे वाले को एल्किन बोल दिए, तीसरे वाले को एल्काइन बोले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी जो हम लोग घर में खाते हैं, है ना, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी उसमें ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कॉमा दे करके कि भैया बताओ चीनी में कौन कौन सा घटक होता है, चीनी का कौन कौन सा संघटक होता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में यदि हम लोग देखना चाहेंगे तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चीनी में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कार्बन कितना? 12, उससे कम एक, ऑक्सीजन होता है 11, उसके बाद 11 दूना 22, यानी हाइड्रोजन। समझ में आया कुछ? कार्बन कितना? 12, ऑक्सीजन कितना? 11, 11 का डबल कर दो तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो C12H22O11 जरूरी तुम लिख देना, जैसे भी लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ चलेगा। अब देख लो यहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज भी पूछ देगा तो क्या करेंगे, तो C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र हो गया। ठीक है, दोनों ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसिटिलीन में क्या लिखा हुआ है? एसिटिलीन, इन है ना, एन इन आइन, लेकिन यहाँ पर वो वाला नहीं है लगा हुआ, एल्केन एल्किन वाला नहीं है। ठीक है ना, एसिटिलीन एक रासायनिक सूत्र का नाम है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं एसिटिलीन में। ठीक है ना, वो मीथेन था, और उसके बाद क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उस तरह का ये नहीं है, ये किसी का नाम है, जैसे विरंजक चूर्ण होता है ना। ठीक है, उसी तरह से, जैसे मेथेनोइक अम्ल था ना कल, उसी तरह से। ठीक, तो यहाँ पर एसिटिलीन के साथ कितने बॉन्ड बनते हैं कार्बन कार्बन के बीच? तो ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हैं श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले कौन से बीज हैं? श्वसन के अध्ययन के लिए कौन सा बीज का उपयोग करते हैं? तो देखो, यदि हमको नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, तो दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? सूखा बीज। सूखा बीज गेहूं ले लो, गेहूं को बंद करके रखो डब्बा में या खोल के रखो, श्वसन का प्रक्रिया से उसको कौन फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? ये ऑप्शन तो गया, है ना। चलो C नंबर देखते, उबला हुआ बीज। उबला हुआ बीज को तुम बंद कर दो या खोल दो, ठीक है, उसमें तो पेड़ आने वाला है नहीं, वह श्वसन की क्रिया करेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं, ये भी काम खत्म। कुचला हुआ बीज, बीज को थकुच देंगे, वो भी इसमें भाग नहीं लेगा, है ना। तो जो जीवित कौन है इसमें से? अंकुरित बीज, उसमें तो अंकुरता है, फिर जाकर के पेड़ निकल आएगा, पौधा जो भी हो, तो वो चीजें, तो हमारा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना, ठीक ना। अब है क्या कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो ये क्या है? मानव वृक्क उत्सर्जन प्रणाली का। यह मानव वृक्क किस चीज में आता है? यूरिन में, पेशाब में ना। वृक्क किसको बोलते हैं? शरीर से जो होता है रासायनिक पदार्थ को बाहर निकालने में, या फिर जो हमारे लिए हानिकारक होता है वो पदार्थ बाहर निकलता है, इसके लिए। ठीक है, तो मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? उत्सर्जन प्रणाली का। ठीक है ना, तो इसमें वही चीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। पौधों में जाइलम किसके लिए परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? जाइलम, जैसे जल जैसे जाइलम, तो यहाँ पर कहानी खत्म हो जाता है। पानी के लिए आसान है ना। भोजन के लिए कौन सा होता है? फ्लोएम। जाइलम जो है एक ही ओर होता है इसका, नहीं ऊपर की ओर इसका क्या होता है? फ्लो होता है, बहता किधर है? जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाता है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है? ये हर जगह जाता है। पहले तो ये मान के चलो, क्या फ्लोएम क्या करेगा? भोजन बन गया पत्ता में, ठीक है, जब भोजन बनेगा तो ये पत्ती और सब भी पत्ती में पहुंचाएगा, या फिर और तना में पहुंचाएगा, फिर जड़ तक भी पहुंचाएगा। नहीं पहुंचाएगा जड़ में तो जड़ भी सूख जाएगा ना। तो ये चीजें, तो भोजन के लिए कौन उत्तरदायी है पौधा में? फ्लोएम। और पानी के लिए जाइलम। आगे थोड़ा सा बढ़ते हम लोग। श्वसन का कौन सा, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ठीक है ना, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, पहले सांस लेते हैं, सांस हमारे यहाँ क्या है? अंदर क्या है? फेफड़ा है, जिसको फुफ्फुस बोलते हैं, नहीं तो फेफड़ा में ऑक्सीजन जाता है, उसके बाद कहाँ? हृदय में जाता है, हृदय में ब्लड में मिलता है, ब्लड में मिलने के बाद जिसको कि हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं। खून में, ब्लड में जब ऑक्सीजन मिला हुआ रहे तो उसको क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त बोलते हैं। जब वह पूरे बॉडी में फैलता है, उसके बाद जो है बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, या फिर
जो भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, वो ब्लड में जब मिल जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में तंत्र पता है ना, यदि पूछ दिया तो हम बता सकते हैं। तो श्वसन के क्रिया के दौरान बाहर कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़े, फलों को पकने में निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित करता है? कुल मिलाकर के यह कहा जाता है किस चीज से जो है हम फल को पकाते हैं, तो हम लोग को पता है कार्बेट कहते हैं देहाती भाषा में, है ना। कार्बेट का ही सूत्र है इथिलीन। ठीक ना, इथिलीन भी मांगोगे तो दुकान में मिल जाएगा फल को पकाने के लिए। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां से जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन के आगे में लगा होता है डेंड्राइट, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना। जैसे तुमको पीटे तो तुरंत इन्फॉर्मेशन गया माइंड में कि हमको चोट लगा, ये कौन पहुंचाया? डेंड्राइट। ठीक है, तो डेंड्राइट के कारण क्या होता है? जानकारी प्राप्त होता है बॉडी को, माइंड को। आगे थोड़ा सा बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल हार्मोन है? आपातकाल हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रीनेलिन को। किसको? एड्रीनेलिन को। व्हाट इज आपातकाल? आपातकाल का मतलब क्या हो गया? जो मतलब कि मुश्किल समय में तुमको काम दे, है ना, वो आपातकाल हार्मोन कौन सा है? एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन क्या है? आपातकाल हार्मोन। अब आया देखो, एस्ट्रोजन आया था बीपीएससी वाले एग्जाम में। ठीक ना, एस्ट्रोजन किसके 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 में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है एस्ट्रोजन? आगे देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अभी, एड्रीनेलिन किस चीज में? तो ध्यान से देखना, आपातकाल हार्मोन है। ठीक है, एड्रीनेलिन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को मतलब कि ध्यान से दिमाग में बैठा लेना। बिहार बोर्ड में कोई अता पता नहीं है, हो सकता है इससे पूछ दे। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक, सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है 40% 50%। तो निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया? अनैच्छिक क्रिया किसको बोलते हैं? जो एक होता है ऐच्छिक क्रिया, है ना। ऐच्छिक क्रिया क्या हो गया? जो कंट्रोल में हाथ को उठाना है, तो ये क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। मर्जी होगा तब उठाएंगे। कुछ चीजें अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चा सोचे अरे अनैच्छिक क्रिया, तुरंत मार देंगे हम। ठीक है ना, अनैच्छिक क्रिया में उल्टी हो गया, लार का निकलना, दिल का धड़कन, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया। इसमें पूछ रहा है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब क्या है? ऐच्छिक क्रिया है ना। ऐच्छिक क्रिया क्या है? चबाना। मन होगा तब ना चबाएंगे, मेरी मर्जी, हो सकता है ना। चावल खाते हैं निगल जाते हैं, तो वो तो क्या हो गया? मेरी मर्जी है चबाने या न चबाने का। लेकिन देख लो उल्टी जो होता है क्या पूछ के होता है? हाँ, बस में बैठा दो इसको, इस लड़की को, तो उल्टी कर देगी आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अत्यधिक लार निकलना, सबके मुंह में लार निकल रहा होगा अभी। ठीक है ना, हम भी बोल रहे हैं, मेरे मुंह में भी आ रहा है, ये क्या ऑटोमेटिक निकलता है, हम नहीं रोक सकते उसको। ये है अनैच्छिक क्रिया। दिल का धड़कन, उसको भी नहीं रोक सकते, दिल का धड़कन। ठीक है, वो रुकेगा तो फिर तो इंसान ही रुक जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि नहीं है या हाँ, या क्या पूछ रहा है। तो यहाँ चबाना हो गया। आगे है, मानव के गर्भ की अवधि क्या है? तो सभी बच्चा जानता है कि क्या जानता है भाई, कि 9 महीना में बच्चा होता है। तो 9 या 27, तो 270 दिन हो ही गया, है ना। तो अपना अकल लगा देना कि इंसान का जो बच्चा होता है 9 महीना में, तो 9 या 27, 270 दिन। आगे बढ़ते हम लोग, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है ना, यानी कि गंगा के साफ सफाई के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए जो है, कब इसके लिए कोई कानून बनाया गया था, एक्शन प्लान शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1985 में। क्या, कहाँ पर? 1985 में। और 1985 के बारे में हम लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो गंगा एक्शन प्लान 1985, अरे 1885 में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हाँ, 1985 की बात कर रहा है, गंगा एक्शन प्लान 1985। ठीक है, 1986 में हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वाला कानून आया था 1986 में। ठीक है, वो भी देखेंगे आगे। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है, ये हम लोग पढ़े हुए भी हैं। ठीक है, अमीबा में कौन सा होता है बताओ? विखंडन विधि द्वारा होता है ना, टूट जाता है, 2 भाग में बढ़ जाता है अमीबा। प्लाज्मोडियम के बारे में सुने हो क्या? प्लाज्मोडियम, अमीबा और प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के बारे में यदि पूछ देगा, अमीबा से आप क्या समझते हैं? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मृदु जल में पाया जाता है। और कुछ बताओ, कुछ याद है तो? इसका भोजन जो है डाइटम होता है, बैक्टीरिया होता है और बहुत सारी चीजें। ठीक, तो ये चीजें। तो यहाँ मुकुलन द्वारा अलैंगिक, मुकुलन किसको बोलते हैं? मुकुल जैसा निकलना। मुकुल कैसे निकलता है भाई? हाँ, मतलब कि जैसा आकार होता है उसका इष्ट का, उसी के तरह का उसके साइड से निकल जाता है, फिर टूट जाता है ना। ये चीज मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो इष्ट में होता है। निम्नलिखित में से
कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब कि सांस की बीमारी किसको बोलते हैं? टीबी और निमोनिया को। ठीक है, निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया खून की कमी के कारण होता है, लेकिन सांस की तकलीफ होती है इसमें। ठीक है, और डायरिया तो लगता है दस्त से संबंधित है ना? डायरिया में उल्टी भी होता है, दस्त भी होता है। दस्त समझते हैं, पेट खराब हो जाना, ठीक है ना, हालत खराब हो जाता है उसमें। तो यहाँ पर टीबी और निमोनिया दोनों किस बीमारी से संबंधित, किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से। श्वसन तंत्र पर इफेक्ट पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, मनुष्य, अगला क्वेश्चन हमारा जो है मनुष्य एवं अन्य, देखो क्वेश्चन नंबर बोलना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। ठीक है, तो मनुष्य और अन्य जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? देखो हमारे शरीर में प्रोटीन हम लोग लेते ही हैं, वसा लेते ही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से जो सेलुलोज होता है ना उसका पाचन हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है घास फूस लार पतार नहीं खाते हैं, लेकिन गाय सब जो है पचा लेता है उसको। ठीक है, हम लोग किस चीज का पाचन नहीं कर पाते हैं? सेलुलोज का। ठीक है, और मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव, जितने भी मांस खाने वाले जीव है ना, वो क्या करते हैं? सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं। तो प्रश्न ये पूछ दिया कि भैया बताओ कि इसमें कौन सा, मतलब कि सेलुलोज का पाचन कौन करता है? लिख देगा शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, या गाय लिख देगा या फिर कुछ। तो जो शाकाहारी होगा या फिर जो घास फूस खाने वाला जानवर है वो इसको पचा लेता है। ठीक है, लेकिन मानव क्या है? मांसाहारी भी है, तो वो इसको नहीं पचा पाएगा। ठीक है, कुत्ता वो भी क्या है? मांसाहारी शाकाहारी दोनों है। तो यानी मनुष्य और मांसाहारी जीव प्रोटीन का भी पाचन करते हैं, वसा का भी करते हैं, लेकिन सेलुलोज का नहीं करते। तो हम किसके लिए दे देंगे इसमें एग्जाम्पल? गाय भैंस बकरी के बारे में यदि पूछेगा तो हम आंसर देंगे सेलुलोज का पाचन करता है। थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है ना। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? इसका सिंपल सा कारण है हाइपरटेंशन। जरूरत से ज्यादा जब टेंशन आ जाता है दिमाग में तो ब्रेन हैंग कर जाता है। जैसे कंप्यूटर हैंग करता है, मोबाइल हैंग करता है, किसके कारण? हाइपरटेंशन के कारण। अब गाना भी बजा रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं, 8-10 काम कर रहे हैं फटाफट, है ना, तो वो चीजें, तो हाइपरटेंशन उसी को बोलते हैं। हृदयाघात किसको बोलते हैं? हार्ट अटैक, दिल का धड़कन रुक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हृदयाघात। लेकिन यहाँ पर क्या है? ब्रेन हेमरेज है, तो वो क्या हो गया? हाइपरटेंशन के कारण। पक्षाघात किसको बोलते हैं? पक्षाघात पैरालिसिस को बोलते हैं। पैरालिसिस क्या होता है? अंग काम करना बंद कर देता है। तुम्हारे कि टीचर का जो है अगला भाग मुंह का जो है टेढ़ा हो गया था, पता है ना? हाँ, तो हम लोगों ने देखा ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या था? हाइपरटेंशन, ध्यान रखना। अब पक्षाघात पैरालिसिस पता है, अंग काम करना बंद कर देता है ना, एक भाग में पैरालिसिस मारता है, ठीक है, या दोनों भाग मार सकता है। हृदयाघात तो समझ में आ रहा है, हार्ट अटैक, सांस धड़कन रुक जाना, वो चीजें। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? ब्रेन हेमरेज, हाइपरटेंशन। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप क्या होता है? परजीवी। परजीवी किसको बोलते हैं? दूसरे एक शरीर पर जो रह करके भोजन प्राप्त करता है उसको परजीवी कहते हैं। जैसे कि महिला के शरीर में जाती बाल में जू, क्या बोलते हैं उसको? ढील बोलते हैं देहाती भाषा में, ठीक है ना, तो वह चीज है। लेकिन यहाँ पर परजीवी पौधा के बारे में बात कराती है। क्या है? कसकुट्टा है। क्या है? कसकुट्टा। ठीक है, तो कसकुट्टा देख लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हृदय से, हाँ, और हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? तो हम लोग जानते हैं हृदय में 4 चैम्बर होता है ना, तो निलय या आलिंद होता है, तो यहाँ पर निलय याद रखेंगे। ठीक है, फेफड़ा का इसमें कोई काम नहीं है ब्लड से, क्या समझे? ये सांस के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए तो ये तो ऑप्शन ए नंबर चला गया था, बी नंबर निलय होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद क्या है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है? मुकुलन होती है। क्या होती है? मुकुलन। वही मुकुलन जो अलग हो जाता है टूट करके। ठीक है, आगे बढ़ते। जनन संचारित रोग, क्या चीज? जनन संचारित रोग। इसमें से सिल्फिस जनन संचारित रोग है, 12th क्लास में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, एड्स, यह भी जनन संचारित। व्हाट इज जनन संचारित? मतलब जनन अंग में ये प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो सिल्फिस हो गया, गोनोरिया हो गया, फुंसी हो जाना जनन अंग में, तो ये सब चीजें हो गया। तो यहाँ पर तीनों बीमारी क्या है? जनन रोग से जनन संचारित रोग है। ठीक है, तो इसलिए इनमें से सभी आ गया। ठीक ना, ऐसा नहीं कि इनमें से सभी याद कर लेना, इनमें से सभी, इनमें से सभी नहीं, ऑप्शन देखेंगे पहले। यदि तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए डी नंबर में लिखा हुआ था इसमें सभी, तो नहीं तो बेवकूफ की तरह जिसमें देखोगे उसमें इनमें से सभी मार देना। हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे वो। पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं। पुष्प के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं। पुंकेसर से तो तुम लोग परिचित हो गए, ये जो मेल होता है ना, मेल यानी पुरुष, ये वही है। स्त्री केसर यानी फीमेल वाला है ना, ये पिक्चर बनाया भी है, पूछता भी है, फ्लावर का चित्र बना करके स्पष्ट करे।
सचित्र वर्णन करे तो वही चीज है पुंकेसर, जो साइड में रहता है जूता के आकार का है ना, डंठल में बना हुआ, ये चीज। आगे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, कुछ लिखे हैं एक्स्ट्रा में। ब्लड समूह ए का एंटीबॉडी क्या होता है, ठीक है। तो ये ब्लड समूह ए का एंटीबॉडी होता है बी, और ब्लड ग्रुप बी का एंटीबॉडी क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको क्लियर कर ले और क्या क्या जानकारी है। तो ये प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडी क्या होता है, बी होगा, ठीक है। ऑप्शन में यदि कैपिटल बी रहे स्मॉल बी तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी का ए हो जाएगा तो दोनों याद हो गया, ए का उल्टा बी, बी का उल्टा ए, ठीक है, याद रहेगा। ए बी का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ए बी लिख देगा, उसमें ए भी लिख देगा, ऑप्शन में बी भी लिख देगा, ओ भी लिख देगा। अब बच्चा जो है उसमें लिख देगा लास्ट में इनमें से कोई नहीं, तो तुम मार देना इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कुछ नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है किसमें, ए बी के लिए। लेकिन ग्रुप ओ का एंटीबॉडी क्या होता है, ए तथा बी दोनों होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, ए तथा बी दोनों। तो ग्रुप ओ के लिए लिखेंगे ए तथा बी, अब बाकी जो है ए के लिए बी होता है, बी के लिए ए हो गया, ए बी के लिए तो कुछ होता ही नहीं है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित नहीं करता है, कौन नियंत्रित नहीं करता है। तो रक्त में क्या होना चाहिए, ग्लूकोज, यानी जो चीनी की मात्रा नहीं कहते चीनी बीमारी हो गया है ना, वो चीनी बीमारी होता क्यों है, ठीक है। उसके लिए दो तीन चीजें बॉडी में पाया जाता है, एक इंसुलिन, एक है ग्लूकागन, एक है सोमेटोस्टिन, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे बॉडी में पाया जाता है बचपन से ही, ठीक है, जब जन्म लेते हैं इस शरीर में। लेकिन क्या होता है, ये काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, चीनी के मात्रा पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक। क्या नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि देख लो, हम बताते हैं कंट्रोल क्या होता है। जब गलती करते हैं देते हैं 4 झापड़ तो 2 दिन ठीक रहती है, यानी कंट्रोल रहता है सिस्टम में, फिर 4-5 दिन बाद गड़बड़ा जाते हैं, वही हाल यहाँ पर हो गया। तो इंसुलिन और ग्लूकागन और स्टेमिनिन, ये तीनों चीज जो है क्या होता है, चीनी के मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब नियंत्रित करता है, बैलेंस बना के रखता है। लेकिन यदि ये ठीक तरह से काम नहीं करता है तो उस आदमी का चीनी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं उसको चीनी बीमारी हो गया, डायबिटीज हो गया, है ना। उसी के लिए इंसुलिन वाला इंजेक्शन लेते हैं पेट में। तो यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पूछ रहा था कौन नियंत्रित नहीं करता, यहाँ गैस्ट्रिन लिखा हुआ था तो मार दिया ऑप्शन में। अब ऐसा ये तीनों रहेगा, ए बी और डी, और चौथा ऑप्शन में गैस्ट्रिन लिख के ट्रिप्सिन लिख दे, कुछ और लिख दे। हम ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो इसमें याद करने वाला चीज क्या हो गया, हम इंसुलिन याद कर लेंगे, ग्लूकागन और स्टेमिनिन, ठीक है। या फिर प्रश्न में यह भी पूछ सकता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तब क्या करोगे, तो इंसुलिन, ग्लूकागन और स्टेमेटोस्टेनिन ये याद रखना, ठीक है। ये तीनों ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। बाकी कुछ भी पूछे तो वो नियंत्रित नहीं करता है। कहानी खत्म। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो पादप वृद्धि हार्मोन। पादप वृद्धि हार्मोन का मतलब क्या हो गया, पौधा जो बढ़ता है किसी न किसी चीज के कारण से, है ना। आदमी में भी क्या होता है, हार्मोन होता है कि नहीं होता है। एक समय छोटी बच्ची थी, पता नहीं चलता लड़का है कि लड़की है ना। जैसे ही 12 साल से उम्र हुआ तो शरीर का बनावट चेंज होने लगा, लड़का सब का मूछ निकलने लगा, कंठ फट के बाहर आने लगा, लड़की सब का भी शरीर में आकार में जो भी होता है परिवर्तन आना शुरू हो गया, चिकनाहट बढ़ने लगा चेहरा का, हाथ का, पैर का, जो भी हो। तो उसी तरह से पादप वृद्धि हार्मोन वो किसके कारण होता है, हार्मोन के कारण। जैसे इसका हार्मोन में कुछ प्रॉब्लम है तो मूछदारी जैसा निकलते रहता है साइड साइड, किसी किसी का पूरा चिकनाहट है, तो यही कंडीशन है किसके कारण, हार्मोन के कारण। जैसे वो अभी 12th में पढ़ती है तब पर भी लगता है हड्डी है कड़ंक, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि उसका हार्मोन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होगा, ये भी है। एक और है, बहुत सारे बच्चे हैं, देख रहे होगे सब में अंतर, एक ही उम्र के बच्चों में अलग अलग शरीर का बनावट है। इसके पीछे किसका कारण है, हार्मोन का। तो पादप वृद्धि हार्मोन का नाम क्या है, जिबरेलिन्स। किसने खोजा था, कुरोसावा ने, ठीक है। पूछ दिया जिबरेलिन की खोज किसने की थी, तो कुरोसावा ने। कहानी खत्म हो गया। तो पादप वृद्धि हार्मोन कौन, जिबरेलिन। इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है एड्रीनेलिन। क्या दिया हुआ है, एड्रीनेलिन। इसके बारे में अभी अभी पढ़े थे, एड्रीनेलिन था ना पीछे। इसका क्या काम है, यह सोचने और समझने और तनाव से लड़ने का काम करता है, सोचने समझने का काम करता है। नहीं अब हम पीट दिए, अब सोचेगी आखिर मारा क्यों हमको, अब इससे अच्छा है घर से निकलवे नहीं करेंगे। तो यानी क्या हो गया कि सोच रही है, तो सोचने वाला काम कौन करता है, हेल्प करता है एड्रीनेलिन, ठीक है, यही मदद करता है। दूसरा चीज तनाव से लड़ने में, टेंशन हो जाता है, अरे एग्जाम है कल कैसे देंगे, क्या करेंगे, याद भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि मेंटेन कर रहे हैं माइंड को। ऐसा नहीं कि जा करके जो एकदम पागल की तरह करते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करता है एड्रीनेलिन। तो ये भी फायदेमंद है। इंसुलिन की बात तो हम बता दिए, इंसुलिन क्या करता है,
ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके कमी के कारण ही क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ और चीज हमको मिला था तो हम लिख दिए कि इंसुलिन का दूसरा नाम क्या होता है, मधुसूदनी होता है। क्या होता है, मधुसूदनी। ठीक है, तो चलो, तो कभी पूछ दिया तो ध्यान में रखना, मधुसूदनी। मधु का मतलब मीठा होता है, मीठा चीनी बीमारी याद ही रहेगा। थायरॉक्सिन क्या है, देखो थायरॉक्सिन क्या होता है, देख लो। थायरॉक्सिन वजन को नियंत्रित करता है। कौन, थायरॉक्सिन वजन को नियंत्रित करता है। इससे हमको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखो, जो आदमी पतला दुबला है ना, खाना बहुत पलट के खाता है लेकिन मोटा नहीं होता है, तो इसमें कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन कोई बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा मोटा तगड़ा हो गया है ना, 70-80 किलो का हो गया, यानी उसमें क्या है, थायरॉक्सिन ग्रंथि जो काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो, वजन बढ़ गया। त्वचा का रूखापन, यही थायरॉक्सिन नियंत्रित करता है। किसी किसी बच्चे को देखोगे हाथ पैर पूरा सॉफ्ट होगा, किसी किसी का जो है स्नान किया रूखापन लगता है, कितना भी तेल लगाए कुछ भी लगाए उसका रूखापन खत्म नहीं होता है। थायरॉक्सिन ग्रंथि उसमें भी काम करता है, तो रूखापन से बचाता है ये। याददाश्त देखो, अभी अभी पूछे कि कौन शिक्षक को जो है पैरालिसिस हो गया था, तो इसको पता ही नहीं था, जो कि अच्छे से जानती है, 4 साल स्कूल में पढ़ी है। तो याददाश्त को मजबूत करने का काम भी ये थायरॉक्सिन करता है। ठंड और सुस्ती से भी बचाता है ना, कितना आदमी को बहुत ठंडा लगता है और बहुत सुस्ती लगता है और सो जाते हैं, थोड़ा देर में पढ़ेंगे, लेकिन ये थायरॉक्सिन ग्रंथि क्या करता है, उसको ठंड से और सुस्ती दोनों से बचाता है। जैसे कि हमको देख लो, हमको सुस्ती नहीं लगता है, ठीक है ना, बहुत एनर्जी रहता है, खाली मूड बढ़िया रहना चाहिए। तो ये चीज है, एनर्जी का कोई कमी नहीं है। तुम लोग अच्छे से पढ़ो, आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित करता है क्या चीज, अंतःस्रावित ग्रंथि से। कहां से, अंतःस्रावित ग्रंथि से। हार्मोन स्रावित होता है कहां से, अंतःस्रावित ग्रंथि से। ठीक है, ध्यान से याद रखना, अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होने का मतलब क्या होता है, निकलना एक तरह से। अब है अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं। मुख गुहा, दिस इज मुख, और एक अंदर में है, मुख गुहा के अंदर में लार ग्रंथि है, 2-3 लार ग्रंथि है जिससे कि लार निकलता है। एक में हम लोग जानते हैं कौन सा लार है, कौन लार मुंह में निकलता है, सेलिवा। ठीक है, तो मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, जहां से लार निकलता है, तो 3 जोड़े। कितने जोड़े, 3 जोड़े। कुल मिलाकर के कितने, क्वेश्चन बदल देगा तुम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए, कहेगा क्या, मनुष्य के मुख में कितने लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 6 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ जोड़ा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 जोड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना, नहीं तो बच्चा को फंसाने के लिए ऐसा भी कर सकता है, दिमाग में बदल देगा। एंड्रोजन, क्या चीज, एंड्रोजन। एंड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। एंड्रोजन मेल हार्मोन है, क्या है, अभी एस्ट्रोजन पढ़े थे, ठीक था, फीमेल हार्मोन। महिला का जो हार्मोन था क्या था, एस्ट्रोजन, लेकिन एंड्रोजन क्या होता है, मेल हार्मोन, जिसको तुम टेस्टेरोन बोलती है ना, तो टेस्टेरोन या एंड्रोजन ये मेल हार्मोन है, लेकिन एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल हार्मोन है। समझ में आया कुछ, ठीक है, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन, जिससे कि वही जो है XY XX करते हो, वो सब इसी के मदद से, ठीक ना, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन के कारण ही। ठीक, ये हार्मोन काम करना बंद कर दे तो बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें, टेस्टेरोन और एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल हार्मोन। यहाँ पर कुछ पाचक रस है ना, ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन, ठीक है, और पूछ देगा कि भैया बताओ इसमें से कौन पाचक रस नहीं है, तो हमको पता रहेगा तब ना पाचक रस कौन कौन सा होता है हमारे शरीर में। तो पाचक रस क्या होता है, पाचक रस का दूसरा नाम है जठराग्नि। क्या नाम है, जठराग्नि है। तो पाचक रस हमारे बॉडी में पाया जाता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ये चारों याद रख लेना। ठीक है, ये चारों पाचक रस है, इसके अलावा कोई ऑप्शन में रहेगा, यदि पूछेगा इसमें से बताओ कौन पाचक रस है, तो चारों याद रहेगा तो कोई मार ही देंगे। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ठीक है, पाचक रस है, इसको जठराग्नि भी बोलते हैं। दूसरा चीज है पाराथायराइड हार्मोन, पाराथायराइड हार्मोन, ठीक है ना, पाराथायराइड हार्मोन, जिसको हम लोग PTH बोलते हैं। पारा, पी से पारा हो गया, T से थायराइड हो गया, H से हार्मोन हो गया। ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है और रक्त में कैल्शियम के स्तर को भी नियंत्रित करता है। ब्लड में भी कैल्शियम रहता है, हमारा हड्डी जो है कैल्शियम के कारण ही मजबूत रहता है ना, तो ये चीजें। तो पाराथायराइड हार्मोन, लेकिन ये पाचक रस वाला एकदम याद रखना, ठीक है। हो सकता है पूछ दे इनमें से कौन पाचक रस नहीं है, कोई चारों के अलावा और कोई रहेगा तो मार देंगे उसमें, ठीक। यदि पूछ देगा इसमें से कौन पाचक रस है, तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मटर
को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने। क्या किसने? मेंडल ने। 12th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने। एक प्रश्न तो यहाँ बन गया। दूसरा प्रश्न ये भी रह सकता है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? इस मटर के कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 लक्षणों का। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला ऑप्शन देख रहे हैं, डार्विन भाई साहब है। तो डार्विन किसका सिद्धांत दिया था? डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। क्या चीज का? विकासवाद का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या फिर है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, कहानी खत्म। लेमार्क भी विकासवाद का ही सिद्धांत दिया था, लेकिन थोड़ा दोनों में अंतर है, बाकी छोड़ दो, ठीक है ना। तो यहाँ तक कहानी खत्म हो जाता है हमारा। अब देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे थोड़ी ही देर में, ठीक। तब तक तुम लोग इस वीडियो को देखो, और इच्छा हो तो शेयर करना, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं। एग्जाम अच्छे से दो, अच्छे से तैयारी करो अपने लाइफ में। काहे कि 10th क्लास क्या होता है? बेस होता है ना हर चीज का। तो यहाँ पर यदि अच्छा रिजल्ट रहा तो माता पिता जो भी हैं वो आगे के लिए भी अच्छा सोचते हैं, ठीक है। धन्यवाद।